नमस्कार दोस्तों। पिछले कुछ दिनों से बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे कह रहे हैं कि सर आप एंटी डिफेक्शन पे एक वीडियो बना दीजिए, यानी 10th शेड्यूल के ऊपर। तो ठीक है, बना देते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे ए टू जेड एंटायरली एंटी डिफेक्शन लॉ होता क्या है, इसके सभी एस्पेक्ट्स को कवर करेंगे, इसलिए ध्यान से सुनते रहिएगा, एंड तक बने रहिएगा। अब सबसे पहले आपको यह समझना है कि हमारे देश के अंदर जो लेजिस्लेटर्स होते हैं वो कौन है। लेजिस्लेटर्स मतलब लॉ मेकर्स, मतलब जो हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली का पार्ट है या पार्लियामेंट का पार्ट है ना। तो हमारी जो फेडरल सिस्टम है उसमें पार्लियामेंट सेंटर पे है और लेजिस्लेचर स्टेट लेवल पे है। जो भी इनका मेंबर्स बनते हैं उसके मेनली दो तरीके हैं, दो प्रमुख तरीके हैं। एक इलेक्शंस होना और दूसरा नॉमिनेट होना, है ना। नॉमिनेशन का तरीका जनरली या तो राज्यसभा में देखा जाता है या स्टेट्स की लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में देखा जाता है। हर स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं होती है। 6 स्टेट्स हैं जिसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं: महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश। अब इनमें जितने भी मेंबर्स गए, चाहे वो इलेक्ट होके गए चाहे वो नॉमिनेट होके गए, उनको हम लेजिस्लेटर बोलते हैं। जो पार्लियामेंट में जाते हैं उनको एमपी बोलते हैं, जो लेजिस्लेचर स्टेट्स के में जाते हैं उनको एमएलए बोलते हैं। अब देखिए कि अगर आपने किसी एमपी या एमएलए को उसकी पोजीशन से हटाना है तो संविधान हमारे लिए स्पेसिफिक आर्टिकल बताता है। वो कहता है कि आर्टिकल 102 और आर्टिकल 191, इन दो आर्टिकल्स के अंदर आपको एमपी या एमएलए को डिस्क्वालीफाई करने के तरीके मिल जाएंगे कि किस बेसिस पे डिस्क्वालीफाई हो सकता है। इसको हम आज नहीं डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि हम आज 10th शेड्यूल को डिस्कस कर रहे हैं, विच इज अ सेपरेट मेथड ऑफ डिस्क्वालीफाइंग एमपी और एमएलए। अब इसी आर्टिकल 102 में यह भी लिखा है कि अगर पार्लियामेंट चाहता है, इफ द पार्लियामेंट वांट्स टू गिव एनी अदर ग्राउंड ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन और रिमूवल ऑफ अ पर्सन हु इज एमएलए और एमपी फ्रॉम देयर पोजीशन, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करके या पार्लियामेंट सिंपली एक कानून पास करके नया क्राइटेरिया भी रख सकता है। अब आते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ के ऊपर। डिफेक्शन का मतलब होता है द एक्ट ऑफ अबैंडनिंग योर पॉलिटिकल पार्टी। अपनी पॉलिटिकल पार्टी को अबैंडन करना, छोड़ देना, यह डिफेक्शन है, अगर मोटा मोटा इसको समझा जाए। इंडिया के अंदर डिफेक्शन की परिभाषा में एक एडिशनल चीज ऐड हो चुकी है, वो ये कि वोटिंग अगेंस्ट द पार्टी लाइन या पार्टी के निर्देश के खिलाफ सदन के अंदर, हाउस के अंदर वोट देना भी डिफेक्शन की कैटेगरी में डाला गया है। बहुत सारी मैच्योर डेमोक्रेसीज ऐसी हैं, वेस्टर्न डेमोक्रेसीज ऐसी हैं जहां एंटी डिफेक्शन कानून ही नहीं है, लेकिन इंडिया के अंदर ना ही सिर्फ एंटी डिफेक्शन कानून है बल्कि वो अपने एमपीज और एमएलएस को किस तरीके से वोट करना है इसके ऊपर भी पार्टी के निर्देश का पालन करने के लिए कहते हैं। पार्टी डिसिप्लिन को प्रमुख रखते हैं। नाउ व्हाट इज द नीड ऑफ डिफाइनिंग डिफेक्शन? बिकॉज यू वांट टू क्रिएट अ लॉ दैट स्टॉप्स पीपल डिफेक्टिंग फ्रॉम देयर पॉलिटिकल पार्टीज। लोग अपनी पार्टी, अपना दल छोड़ के दूसरे दल में चले जाए, ये कोई नई बात नहीं है, यह आजादी के पहले से चलता आ रहा है और इसकी वजह से नई पार्टियां बनती हैं, पुरानी पार्टियां टूटती हैं। ये तो बहुत पुराने समय की बातें हैं। लेकिन ऐसा क्या होता है 1967 में कि कानून बनाने वालों के दिमाग में आता है कि हमें इसे रोक लगानी पड़ेगी, वी हैव टू स्टॉप इट। 1967 में चौथी बार लोकसभा के और विधानसभा के इलेक्शंस होते हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस। 1952, 1957, 1962 और फोर्थ वाला 1967। फोर्थ इलेक्शंस ऐसे थे, पहली बार कांग्रेस को बहुत सारे स्टेट्स में हार का सामना करना पड़ता है। 16 में से 7 स्टेट्स में वो सरकार नहीं बना पाती है। एंड दिस इज व्हेन न्यू पार्टीज, न्यू ग्रुप्स, न्यू कोलिशन स्टार्ट इमर्जिंग। 1967 से लेकर 1971 के बीच में अगर आप सारी स्टेट असेंबलीज का दौरा करें तो आपको पता चलेगा कि 50%, आधे से ज्यादा विधायक जो हैं उन्होंने अपनी पार्टी से इस्तीफा देके या तो दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली या कोई नई पार्टी बना ली। इसका मतलब ये जो बीमारी है दल बदलने की, इसको पेंडेमिक का
एक रूप देखने को मिला 1967 से लेकर 71 के बीच में। इसमें सबसे भारी नुकसान कांग्रेस पार्टी का ही हुआ, लेकिन उन्होंने भी फिर इसके तौर तरीके सीख के दूसरे ग्रुप के लोगों को अपनी पार्टी में रिझाने का काम शुरू कर दिया। अब अगर कोई अपनी पार्टी बदल रहा है तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? अगर कोई अपनी पार्टी बार बार बदल रहा है, इसमें प्रॉब्लम क्या है? पहले प्रॉब्लम को समझते हैं और फिर उसके बाद जाएंगे कि व्हाई दीज प्रोविजंस वर ब्रॉट, मतलब व्हाट वर द प्रोविजंस दैट वर ब्रॉट। अगर कोई अपनी पार्टी को बदल रहा है तो सबसे पहले तो पॉलिटिकल पार्टी हमारी डेमोक्रेसी के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज है। अगर स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होंगी तो डेमोक्रेटिक सिस्टम कमजोर होता चला जाएगा। तो पार्टी की स्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट है, लेकिन पार्टी की स्टेबिलिटी से ज्यादा गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी भी तो इंपॉर्टेंट है। रूलिंग सरकार या रूलिंग गवर्नमेंट किस बेसिस पे रूल करती है कि उसकी लेजिस्लेचर में मेजॉरिटी है। अब मान लीजिए कि किसी स्टेट की लेजिस्लेचर में, विधानसभा में 100 सीटें हैं और रूलिंग पार्टी के पास 51 मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है, जिसके बेसिस पे वो सरकार बनाते हैं। अगर 3 एमएलए मात्र यहां से चले गए या 2 भी चले गए किसी और पार्टी में, किसी भी लालच के पर्पस से, तो ये सरकार गिर जाएगी, और सरकार गिर जाएगी तो देश में अराजकता फैल सकती है। अब आप देखो कि एंटी डिफेक्शन लॉ होने के बावजूद ऐसी सिचुएशन मध्य प्रदेश में देखी गई, जब साल 2020 के अंदर कांग्रेस की सरकार में से ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके 22 एमएलए साथी कांग्रेस से मतलब लेजिस्लेचर से इस्तीफा दे देते हैं। तो एक तरीके से उनकी सरकार गिर गई। उसके बाद उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली और सरकार बनाई। मैं बताऊंगा वो कैसे कर पाए, डिस्पाइट एंटी डिफेक्शन लॉ बीइंग इन प्लेस, वो ऐसा कैसे कर पाए ये भी मैं बताऊंगा। खैर, इसका मतलब गवर्नमेंट स्टेबिलिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट और वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट, जिसकी वजह से ऐसा कानून लाना पड़ता है। तीसरा और बड़ा इंटरेस्टिंग आपको समझना होगा कि पब्लिक ट्रस्ट बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है कि डिफेक्शंस को रोका जाए। वो इसलिए क्योंकि अगर जनता वोट देती है इलेक्शन में तो वो दोनों चीजें देखती है, वो पार्टी भी देखती है, इंडिविजुअल कैंडिडेट या उम्मीदवार को भी देखती है। अगर उसने बहुमत किसी एक पार्टी को दी है लेकिन सरकार किसी और दूसरी पार्टी की या ग्रुप ऑफ पार्टीज की बनती है, तो ये जनता के ट्रस्ट के साथ भी एक धोखा होगा। और अगर आप डिफेक्शन पे कंट्रोल नहीं करते हो तो करप्शन इन पॉलिटिक्स, हॉर्स ट्रेडिंग, सेलिंग ऑफ मिनिस्ट्रीज, इसके ऊपर कंट्रोल करना मुश्किल होगा। इसी सोच के साथ बहुत सारे कमिटीज के बारे में सोचा गया। 1967 में पहली बार कांग्रेस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पी वेंकट सुब्बैया लोकसभा में यह प्रपोजल देते हैं कि आप हमें एक कमेटी बना लेनी चाहिए जो इस डिफेक्शन की प्रॉब्लम को समझे और इससे निजात पाने के लिए कुछ एक्ट करे। 1968 में उस वक्त के होम मिनिस्टर वाईबी चौहान जी के चेयरमैनशिप में एक हाई लेवल कमेटी बनती है। इस हाई लेवल कमेटी में कुछ प्रस्ताव या सुझाव रखे जाते हैं, जैसे पॉलिटिकल पार्टीज का अपना कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए, जिसको अगर मेंबर्स फॉलो नहीं करते हैं तो उन्हें एक्सपेल कर दिया जाए। डिफेक्टिंग मेंबर्स को 1 साल तक के लिए ना तो मिनिस्टर बनने देना चाहिए, ना ही किसी और पद पे जाने देना चाहिए। तब ये डिस्क्वालिफिकेशन की बात कंप्लीटली नहीं कर रहे थे, बट द आइडिया फॉर हैविंग एन एंटी डिफेक्शन लॉ इमर्जेस फ्रॉम दिस वाईबी चौहान कमेटी विच वाज कंस्टिट्यूटेड इन 1968। कुछ सालों के बाद 1973 के अंदर कांग्रेस क्योंकि बहुत ज्यादा सफर कर रही थी इस चीज से, तो कांग्रेस सरकार के दौरान ही एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लाने की कोशिश की जाती है, जिसका नाम है 32nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। इस बिल को रेफर कर दिया जाता है जॉइंट कमेटी के पास, लेकिन इस पे आपसी सहमति नहीं बन पाती है, इस वजह से यह बिल पास नहीं हो पाता है। बहुत सारे रीजंस थे इस बिल के अंदर कि क्यों नहीं ये एग्रीमेंट हुआ। नॉमिनेटेड मेंबर्स के बारे में इसमें क्लैरिटी नहीं थी, स्प्लिट कर रहा है अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी से तो उसके बारे में क्लैरिटी नहीं थी, इसीलिए ये बिल पास नहीं हो पाया। और उसके बाद इमरजेंसी लग गई, इमरजेंसी के दौरान इस चीज पे ध्यान ज्यादा गया नहीं, तो अगली बार जब ऐसा कोई बिल आने की कोशिश की वो था 1978। तब थी जनता पार्टी की सरकार, मोरारजी देसाई थे प्रधानमंत्री, और उस वक्त 48th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लेके दोबारा से एंटी डिफेक्शन लॉ पास करने की कोशिश की गई। लेकिन उस वक्त कांग्रेस पार्टी ऑपोजिशन में थी और उन्होंने कहा कि आपके इस कानून के तहत
आप एक इंडिविजुअल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या एमपी या एमएलए की फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हो, क्योंकि जो वोट वो सदन में देता है, जो वोट वो हाउस के अंदर देता है, वो उसकी खुद की चॉइस के भी कुछ उसमें एलिमेंट होना चाहिए। व्हाई शुड ही फॉलो पार्टीज डिक्टेट? अब यही कांग्रेस पार्टी लेकिन जब खुद सत्ता में आएगी, खुद सरकार में आएगी, राजीव गांधी खुद पॉलिटिकल डिफेक्शन से और दल बदलने से परेशान होंगे, तो वो खुद एक नया बिल प्रस्तुत करवाएंगे। ज्ञानी जैल सिंह उस वक्त प्रेसिडेंट थे, राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे। 1985 के अंदर आता है 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, जो बन जाता है 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। और इत्तेफाक से जिस दिन मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, 1 फरवरी, जस्ट 1 साल पहले की बात, मतलब 1 दिन पहले, है ना, इससे 1 दिन पहले 41 years ago this bill was passed on 31st January 1985। और इसकी वजह से हमारे संविधान में ऐड हो जाता है 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब आती है बात कि इस 10th शेड्यूल के अंदर लिखा क्या है, इस चीज को हम समझते हैं। व्हाट इज रिटन इन द 10th शेड्यूल? सबसे पहले तो 3 प्रकार के लेजिस्लेटर्स को आइडेंटिफाई किया गया है। पहला, जो पार्टी के टिकट पे इलेक्ट होके आया है, कोई भी एमपी या एमएलए जो किसी पॉलिटिकल पार्टी के टिकट पे इलेक्ट होके आया है, यानी उस पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर है, वो डिस्क्वालीफाई इस कानून के अंदर कब हो सकता है? ए, जब वो अपनी उस पॉलिटिकल पार्टी से रेजिग्नेशन दे दे, वॉलेंटरली गिव अप मेंबरशिप फ्रॉम द पॉलिटिकल पार्टी। इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे कि इसकी परिभाषा, इसकी डेफिनेशन एक्चुअली क्या है, गिविंग अप योर मेंबरशिप। दूसरी चीज की बात यहां पे कही गई है कि अगर पार्टी के कहे अनुसार, पार्टी के निर्देश अनुसार आप वोट नहीं करते हो, उसके अगेंस्ट वोट करते हो, विदाउट टेकिंग द अप्रूवल फ्रॉम द पार्टी विद इन 15 days, देन ऑल्सो यू विल बी डिस्क्वालिफाइड। ध्यान रखिएगा कि यहां पे ऑटोमेटिक डिस्क्वालिफिकेशन नहीं हो रही है। ऑटोमेटिक डिस्क्वालिफिकेशन का मतलब है कि देयर हैज टू बी समवन हु हैज टू डिसाइड वेदर यू आर डन दिस, वेदर यू हैव डन दिस और नॉट। After that decision is taken, then that person can disqualify you. I will tell you who that person is. मैं ये भी बताऊंगा कि वो व्यक्ति कौन है। चलिए, अगर आप एक इंडिपेंडेंट उम्मीदवार है, निर्दलीय उम्मीदवार है, जो किसी पॉलिटिकल पार्टी के टिकट पे नहीं बल्कि अपने नॉमिनेशन पे वहां पे इलेक्शन आप लड़े और आप जीत गए, तब क्या होगा? तब आपको किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन नहीं करने दिया जाएगा। वंस यू बिकम अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर, यू एब्सोल्युटली कैन नॉट ज्वाइन, बिकॉज इफ यू ज्वाइन अ पॉलिटिकल पार्टी, आपके अगेंस्ट एंटी डिफेक्शन कानून लगवाया जा सकता है। तीसरे टाइप का व्यक्ति है जो नॉमिनेट हुआ है। नॉमिनेटेड मेंबर्स आपको कहां मिलेंगे? ये प्रजाति आपको सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा में मिलेगी, 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, या कुछ स्टेट्स जहां पे लेजिस्लेटिव काउंसिल है, विधान परिषद है, वहां पे आपको नॉमिनेटेड मेंबर मिलेंगे, क्योंकि वहां पे गवर्नर कुछ मेंबर्स को नॉमिनेट करते हैं। ऐसा व्यक्ति, ऐसा इंडिविजुअल अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करना चाहता है तो नॉमिनेट होने के 6 महीने के अंदर अंदर कर सकता है। विद इन बीइंग नॉमिनेटेड टू दैट पोजीशन, विद इन 6 months दैट पर्सन कैन ज्वाइन अ पॉलिटिकल पार्टी, बट आफ्टर 6 months इफ ही और शी ज्वाइंस अ पॉलिटिकल पार्टी, ही और शी विल बी डिस्क्वालिफाइड। ऑफ कोर्स ये ऑटोमेटिक डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है। तो अब आपने ये देखा कि हमारा जो एंटी डिफेक्शन लॉ है वो किन लोगों को किस बेसिस पे डिस्क्वालीफाई करने के लिए बोलता है। लेकिन आपको यह समझ में आना चाहिए कि इस पर्टिकुलर कानून में 3 एक्सेप्शंस लिखे गए थे इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इनमें से एक एक्सेप्शन खत्म हो चुका है। सो नाउ देयर आर 2 एक्सेप्शंस टू दिस पर्टिकुलर लॉ। पहले हम पहला एक्सेप्शन देखते हैं जो लिखा गया था, वो था स्प्लिट इन अ पॉलिटिकल पार्टी। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी के 1/3 मेंबर्स एक सेपरेट ग्रुप बना लेते हैं, अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी के 1/3 मेंबर्स, 1/3 मेंबर्स एक सेपरेट ग्रुप बना लेते हैं, तो वो फिर डिफेक्शन के अंदर डिस्क्वालीफाई नहीं होते। बट दिस प्रोविजन वॉज problematic. Even Supreme Court could not understand how to deal with splits in political parties, because एक आइडिया ये रखा गया था कि अगर एक मिनिमम नंबर ऑफ पीपल पार्टी का हिस्सा नहीं बनना चाहते तो वो उनकी डेमोक्रेटिक अधिकार होना चाहिए कि वो अलग हो जाए। और इसी वजह से कोर्ट भी कंफ्यूज था कि क्या ऐसे लोगों को हम अलाउ करें या नहीं अलाउ करें, क्योंकि दूसरी तरफ अगर
30 मेंबर की 30 एमएलएज हैं आपकी पॉलिटिकल पार्टी के, उसके 10 मेंबर भी अलग हो जाते हैं तो आप उनको बचा लेते थे, वो डिस्क्वालीफाई नहीं होते थे। लेकिन इन 10 मेंबर के निकलने से सरकारें तब भी गिर रही थी। सो 2003 में ये डिसाइड किया गया कि ये 1/3 स्प्लिट वाला जो है क्लॉज ये हम हटा देंगे। सो नाउ दिस इज नो लॉन्गर एन एक्सेप्शन। दूसरा तरीका इससे बचने का ये था कि मर्जर कर लो आप किसी और पॉलिटिकल पार्टी से। सो अगर आप एक पॉलिटिकल पार्टी के एमएलएज हैं, आपकी पॉलिटिकल पार्टी के कुछ नंबर ऑफ एमएलएज हैं, 2/3 ऑफ द ओरिजिनल पार्टी इफ दे वांट्स टू मर्ज विद अनदर पार्टी दे कैन डू सो। अगर वो किसी दूसरी पार्टी में मर्ज होना चाहते हैं वो कर सकते हैं, उनके ऊपर एंटी डिफेक्शन नहीं लगेगा। इसके साथ प्रॉब्लम क्या है मैं जल्द ही बताऊंगा, आई विल डिस्कस दैट आल्सो। सो दिस इज स्टिल देयर, ये अभी तक है। और एक्सेप्शन नंबर 3 है कि स्पीकर या चेयरमैन, जनरली चेयरमैन तो नहीं होगा, स्पीकर ही होगा। तो स्पीकर अगर आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली के या आपके लोकसभा के जब स्पीकर के तौर पे इलेक्ट हो जाते हैं, जिस पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करते हैं उससे इस्तीफा दे देते हैं, तो उनके खिलाफ एंटी डिफेक्शन नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि स्पीकर से एक्सपेक्टेड भी यही होना चाहिए कि वो नॉन पॉलिटिकल बंदा हो, नॉन पार्टिजनशिप में वो इन्वॉल्व हो। अगर वो स्पीकर के पद से रिजाइन करते हैं तो अच्छी ही बात मानी जाएगी। तो इस पर्टिकुलर चीज को आपने ये समझना होगा, है ना, इस पर्टिकुलर चीज को आपने इस तरीके से समझना होगा। तो स्पीकर का एक्सेप्शन और मर्जर का एक्सेप्शन, ये 2 एक्सेप्शंस इस कानून के अंदर है। अब इन एक्सेप्शंस के अलावा देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स विद दिस पर्टिकुलर एंटी डिफेक्शन लॉ कि इनफैक्ट ये देखा गया है कि डिफेक्शंस कम होने की जगह या तो कंसिस्टेंट रही हैं या कुछ केसेस में काफी ज्यादा भी हुई हैं। और उसके ये कुछ प्रमुख कारण है, मेजर कारण है। सबसे पहला कारण ये कि स्पीकर का रोल इस पर्टिकुलर 10th शेड्यूल में बहुत ही कंट्रोवर्शियल है। अगर किसी व्यक्ति को 10th शेड्यूल में डिस्क्वालीफाई करना है तो किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या एमएलए को स्पीकर को पिटीशन करना पड़ेगा, स्पीकर को रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि आप प्लीज लुक इनटू दिस मैटर एंड डिस्क्वालीफाई दिस पर्टिकुलर पर्सन, या चेयरमैन को रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। अब क्योंकि स्पीकर को ऑल्दो पॉलिटिकली न्यूट्रल होना चाहिए बट उसके ऊपर कोई कंपल्शन नहीं है कि वो अपनी पार्टी से रिजाइन करे, तो स्पीकर के काम में ये देखा गया है अक्सर स्टेट असेंबलीज में, अगर रूलिंग पार्टी के व्यक्ति को डिस्क्वालीफाई करने की बात होती है या अगर ऐसे व्यक्ति को डिस्क्वालीफाई करने की बात होती है जो रूलिंग पार्टी के तरफ जा रहा है या स्पीकर जिस पार्टी के हैं उस पार्टी की तरफ वो डिफेक्शन कर रहा है, तो वो डिसाइड ही नहीं करते हैं। Why? Because there is no time limit mentioned in how much time the speaker has to decide. अब ऐसा बहुत स्टेट्स की असेंबलीज में देखा गया, ठीक है। इसका रिवर्स भी ट्रू है। रिवर्स मतलब कि अगर स्पीकर किसी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर हैं और उसकी अपोजिट पार्टी के मेंबर को डिस्क्वालीफाई करने की बात होती है तो वो फटाफट से उसे डिस्क्वालीफाई करवा देते हैं, है ना। मान लीजिए स्पीकर कांग्रेस के हैं और जिस व्यक्ति को रिमूव करवाना है वो कांग्रेस का था लेकिन दूसरी पार्टी में चला गया है, तब स्पीकर जल्दी फैसला ले लेते हैं। सो ये स्पीकर की पार्टिजनशिप की वजह से प्रॉब्लम आती है। दूसरी प्रॉब्लम आती है मर्जर वाले एक्सेप्शन से, क्योंकि उसमें लिखा गया है कि 2/3 मेंबर्स ऑफ द पार्टी इफ दे डिसाइड टू जॉइन अनदर पार्टी देन दे विल बी अलाउड टू डू सो। प्रॉब्लम यह है कि वहां पे यह चीज नहीं बताई गई है कि हम किस पार्टी की बात कर रहे हैं, लेजिस्लेचर पार्टी की या ओरिजिनल पार्टी की। इसका क्या मतलब हुआ? जब मान लीजिए कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी में तो हजारों लाखों मेंबर है, बीजेपी में तो करोड़ों मेंबर है, तो अगर मेंबर्स की बात करें तो यहां पे तो बहुत सारे लोग हैं इस पार्टी में। लेकिन अगर हम लेजिस्लेचर पार्टी की बात करते हैं तो मैं अगर महाराष्ट्र लेजिस्लेचर की बात करूंगा तो महाराष्ट्र लेजिस्लेचर बीजेपी में सिर्फ उतने मेंबर्स गिने जाएंगे जितने एमएलए महाराष्ट्र की असेंबली में। तो अगर महाराष्ट्र की असेंबली में 50 बीजेपी के एमएलए हैं, आई एम जस्ट गिविंग गेस, मतलब असली में ऐसा नहीं है, मैं जस्ट बता रहा हूं, तो ये 50 मेंबर्स को लेजिस्लेटिव पार्टी बोला जाएगा, बीजेपी की लेजिस्लेचर पार्टी। तो क्या आप 2/3 इसमें से देखोगे? और अगर इसमें से देखोगे तो इसका मतलब ये कि आप होलसेल में डिफेक्शन होने दे रहे हो। अगर बाहर पार्टी का मर्जर नहीं भी हुआ, मान लीजिए आउटसाइड कांग्रेस प्लस बीजेपी दे डोंट मर्ज, क्योंकि ये तो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, ये मर्ज थोड़ी हो रही हैं।
लेकिन मान लीजिए गोवा की असेंबली में जो कांग्रेस के 9 एमएलए थे उसमें से 6 एमएलए बीजेपी में चले गए, तो आप अलाउ कर दे रहे हो ये, है ना, क्योंकि ये 2/3 है। 9 में से 6 चले गए तो 2/3 चले गए। तो ये जो इनकंसिस्टेंसी है ये प्रॉब्लमैटिक है। और इसके अलावा अगर ये मान लीजिए अलग हो जाते हैं 6 मेंबर्स, लेकिन किसी पॉलिटिकल पार्टी को ऑफिशियली नहीं ज्वाइन करते बल्कि एक नई कोलिशन बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एकनाथ शिंदे के केस में, एकनाथ शिंदे जी जो शिवसेना के अंदर ये क्लेम करते हैं कि हम लोग ओरिजिनल शिवसेना है, मैं और मेरे जो फॉलोअर एमएलए हम ओरिजिनल शिवसेना है, वो इजीली इस पर्टिकुलर क्लॉज का हेल्प लेके बीजेपी के साथ कोलिशन में आ सकते हैं या किसी और पार्टी के साथ कोलिशन में आ सकते हैं। इसलिए मर्जर एक्सेप्शन इज प्रॉब्लमैटिक। तीसरा प्रॉब्लम है जो हमेशा पूछा भी जाता है कि इंडिविजुअल लेजिस्लेटर जो एमपी एमएलए चुना जाता है, अगर वो सिर्फ और सिर्फ पार्टी के निर्देश के हिसाब से वोट करेगा तो ऐसा कई केसेस में हो सकता है कि पार्टी का जो इंस्ट्रक्शन है वो उसकी जनता के प्रति जो ड्यूटी है वो उसे वायलेट करता हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर पार्टी नेशनल लेवल पे ऑपरेट करती है, जो व्यक्ति इलेक्ट होके आया है एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो तो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करता है, और अगर किसी पार्टी ने उसको ये निर्देश दिया है कि एक्स कोई भी बिल है उस पर आपने यस वोट करना है, लेकिन उसके कॉन्स्टिट्यूएंसी में रहने वाले लोग जो है, जनता जो है, प्रतिनिधि जो है, उनको कह रहे हैं कि नहीं आपने नो वोट करना है, तो अब एक लेजिस्लेटर अपनी जनता, अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के मेंबर्स के प्रति अकाउंटेबिलिटी नहीं निभा सकता, क्योंकि उसे पार्टी की सुननी पड़ेगी रिगार्डलेस ऑफ व्हाट हिज कॉन्स्टिट्यूएंसी इज सेइंग। तो इसीलिए डिसेंट का, डिसएग्रीमेंट का स्कोप खत्म कर देता है एंटी डिफेक्शन लॉ। चौथी चीज, वॉलंटरली पार्टी से रिजाइन करने का मतलब तो समझाइए, क्योंकि अगर आप ऑफिशियली अपनी पार्टी से इस्तीफा नहीं देते हैं और एंटी पार्टी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं, पार्टी की बुलाई गई मीटिंग में आप नहीं जाते हैं, पार्टी के खिलाफ पब्लिक में स्टेटमेंट देते हैं, तो क्या वो भी रेजिग्नेशन हुआ? इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट्स को जजमेंट करनी पड़ती है, इंटरवीन करना पड़ता है, क्योंकि ये क्लैरिफाई नहीं किया गया कि वॉलंटरी रेजिग्नेशन क्या सिर्फ एक रिटन सिग्नेचर किए हुए रिजाइन करने से ही सॉल्व हो जाता है। इसका एक और पहलू ये है कि अगर मैं अपनी पॉलिटिकल पार्टी से रिजाइन ना करूं, मान लीजिए मैं एक एमएलए हूं, मैं अपनी पार्टी से निराश हूं, मैं पार्टी से रिजाइन नहीं करता हूं, मैं अपनी एमएलए की पोस्ट से रिजाइन कर देता हूं। रिजाइन कर दिया, मेरे एमएलए की पोस्ट खाली हो गई, खाली पोस्ट के लिए चुनाव होगा जिसको बाय इलेक्शन कहेंगे, वो चुनाव में लड़ सकता हूं, वो चुनाव में दूसरी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करके भी लड़ पा रहा हूं, है ना, क्योंकि मैंने अपनी पार्टी से तो इस्तीफा दिया नहीं था पहले। तो इसका मतलब यह हुआ कि यह वॉलंटरी रेजिग्नेशन को डिफाइन करना जरूरी है। पांचवा प्रॉब्लम यह है कि आप इस पर्टिकुलर कानून के अंदर व्यक्ति को डिस्क्वालीफाई तो कर सकते हो, लेकिन उसे फर्दर इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करने से नहीं रोक सकते हैं। सेम लॉजिक, अगर एक एमएलए कर्नाटका असेंबली से डिस्क्वालीफाई होता है, उसकी सीट खाली होती है, उस खाली सीट पे बाई इलेक्शन होगा, उस बाई इलेक्शन में वो दूसरी पार्टी से लड़ सकता है, इलेक्शन लड़ सकता है और जीत के दोबारा एमएलए बन सकता है। देयर इज नो टाइम लिमिट। In other types of disqualifications, for example, Representation of People Act, अगर आपको जेल होती है किसी मामले में तो आप जेल से निकलने के 6 साल बाद तक के लिए डिस्क्वालीफाई होते हो, so you cannot contest elections। बट यहां पे तो कोई रोक टोक नहीं है। कहने का मतलब कि ये कानून बना तो है लेकिन थोड़ा सा इनइफेक्टिव नजर आया है। इसकी वजह से कोर्ट ने इसके ऊपर कई सारी जजमेंट्स दी हैं। एग्जाम्पल के तौर पे इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को ही सवाल में के कटघरे में डाला गया 1992 में। सुप्रीम कोर्ट ने किहोटो होलोहान केस में बताया कि ठीक है भाई, ये ना कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है ये पर्टिकुलर एंटी डिफेक्शन लॉ, लेकिन इसका बस 7th पैराग्राफ मुझे पसंद नहीं आया तो मैं उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर रहा हूं, क्योंकि 7th पैराग्राफ में लिखा था कि स्पीकर का डिसीजन फाइनल है, उसे कोई चैलेंज नहीं कर सकता। बट सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जुडिशियल रिव्यू इज पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसलिए स्पीकर के डिसीजन को हम रिव्यू कर सकते हैं, उसके डिस्क्वालिफिकेशन के फैसले को हम ये देख सकते हैं कि कहीं वो मॉडिफाइड या बुरे इंटेंशन से तो नहीं लिया गया, कहीं वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के खिलाफ तो नहीं लिया गया, सो ऑन एंड सो फोर्थ। रवि नायक केस में सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जो नॉमिनेटेड मेंबर 6 महीने के अंदर पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर ले लेकिन उसके बाद उस पॉलिटिकल पार्टी से चेंज करके दूसरी पार्टी में चला जाए, उसके ऊपर भी एंटी डिफेक्शन अप्लाई होगा,
क्योंकि भले ही उसने 6 महीने में पहली पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर ली थी, लेकिन आफ्टर दैट उसने स्विच कर दी पार्टी, तो उसके ऊपर भी एंटी डिफेक्शन लॉ अप्लाई होगा। जी विश्वनाथन केस में सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जो व्यक्ति पार्टी से एक्सपेल हो गया, जो व्यक्ति पार्टी से डिसिप्लिनरी रीजंस की वजह से एक्सपेल हो गया, अब अगर वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लेता है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर कांग्रेस का कोई मेंबर है और वो स्टेट की असेंबली में एमएलए है, लेकिन उसे कांग्रेस पार्टी से निकाल दिया गया, ठीक है, तो वो एक तरीके से एमएलए से तो नहीं हटा पोजीशन से, उसे बस पार्टी से हटा दिया गया। बट वंस दैट पर्सन ज्वाइंस बीजेपी, है ना, ही विल बी लायबल फॉर डिफेक्शन। तो इसका मतलब कोई अनअटैच्ड मेंबर नहीं होता है असेंबली में, ठीक है, भले ही कांग्रेस ने उसे निकाल दिया अपनी पार्टी से, लेकिन तब भी वो बीजेपी ज्वाइन नहीं कर सकता है। 2020 के अंदर केशव मेघचंद्र केस, मणिपुर के केस में बताया जाता है कि स्पीकर कैन नॉट टेक इनडेफिनिट टाइम एंड केस टू केस बेसिस पे स्पीकर को टाइम लिमिट भी बताई जा सकती है। मतलब आप कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं बदल सकते बाय जजमेंट, बाय सेइंग कि देखो हर स्पीकर के पास 3 महीने का ही टाइम है जिसके अंदर उसने डिसाइड करना है, बट केस टू केस बेसिस पे कोर्ट कह सकता है कि ये वाला फैसला आप 3 महीने के अंदर ही लीजिए। 2020 में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने खुद किसी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली को डिस्क्वालीफाई किया मणिपुर में, क्योंकि 2.5 साल तक स्पीकर ऑफ मणिपुर असेंबली डिड नॉट टेक डिसीजन ऑन डिस्क्वालिफिकेशन। 2025 में जुलाई के महीने में एक जजमेंट आती है, पदिकौशिक रेड्डी वर्सेस स्टेट ऑफ तेलंगाना, क्योंकि तेलंगाना में भी असेंबली में कुछ ऐसा ही मामला चल रहा है। वहां पे ये बोला जाता है दैट स्पीकर के पास कोई कॉन्स्टिट्यूशनल इम्यूनिटी नहीं है ऑन डिसाइडिंग मैटर्स रिलेटेड टू डिफेक्शन, और इस केस में भी उन्होंने कहा कि 3 महीने के अंदर अंदर आप अपना फैसला ले लीजिए, आपने क्या डिसाइड करना है, आपके फैसले के बाद हम आपके फैसले को रिव्यू कर सकते हैं इफ समवन आस्क्स अस। तो ये पर्टिकुलर इश्यूज जो है वो एंटी डिफेक्शन के इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स भी आई हैं। सो दैट इज बेसिकली द बेसिक आइडिया अबाउट एंटी डिफेक्शन लॉ, जो मुझे आपको समझाना था, जिसकी वजह से डिफेक्शन अभी भी कंटिन्यू हो रहा है और उसको लेकर ज्यादा हमें सक्सेस प्राप्त नहीं हुई है। अब करंट अफेयर्स को प्रीलिम्स 2026 के लिए होलिस्टिकली कवर किया गया है, एपिक कोर्स के अंदर स्टार्ट हो रहा है ये कल से, और इसमें इनफैक्ट आज से ही, और इसमें लाइव क्लासेस के थ्रू सिलेक्टेड फिल्टर्ड करंट अफेयर्स ओनली फ्रॉम प्रीलिम्स 2026 पर्सपेक्टिव विद कंसाइज नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट द प्रीलिम्स 1 प्रीलिम्स क्रैश कोर्स लाइव क्लासेस के साथ आपकी प्रीलिम्स 2026 की तैयारी करवा रहा है। एक बार वेबसाइट जरूर विजिट कीजिएगा। थैंक यू। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा चाहते हैं वो मैं डिस्कस करूंगा।